भारत वो देश जहाँ कई परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं, जहाँ संस्कार, शिक्षा, सेवा व नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन पश्चिमी संस्कृति ने कई परिवारों को एकाकी परिवार भी बना दिया है, जहाँ मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का कंसेप्ट चल रहा है। अगर कोई परिवार का घर पर आ भी जाए तो बोझ लगने लगता है। आज आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बताने का मन कर रहा है जो संयुक्त परिवार का जीता जागता उदाहरण है। उद्योगपति व भामाशाह गोविंदराम बासोतिया का। गोविंदराम बासोतिया नवलगढ़ के रहने वाले हैं, जो अहमदाबाद में अपना व्यवसाय करते हैं। उनके 3 पुत्र हैं, डॉक्टर विजय बासोतिया, राजकुमार बासोतिया व संजय बासोतिया। कमाने के लिए भले ही सब दूर दूर रहते हैं, लेकिन सभी एक साथ एकजुट, एक बंद मुट्ठी है। गोविंदराम बासोतिया के सभी पुत्र पोत्रियों ने विदेश में अपनी पढ़ाई जरूर की है, लेकिन उन्हें प्यार भारत से है। वो विदेश जाकर भी वहाँ बसना नहीं चाहते हैं। गोविंदराम बासोतिया के 2 बड़े पौत्र आशुतोष बासोतिया और आशीष बासोतिया विदेश में पढ़ के जरूर आए हैं, लेकिन उन्होंने विदेश की नौकरियों को भी ठुकरा दिया। कारण अपने बड़ों के संस्कार और भारत की संस्कृति। गोविंदराम बासोतिया और उनकी स्वर्गवासी पत्नी पुष्पा देवी के संस्कार सभी बच्चों में कूट कूट कर भरे हुए हैं। हमने इस पर भामाशाह गोविंदराम बासोतिया, स्वर्गीय पुष्पा देवी बासोतिया के भाई पशुपति शर्मा, गोविंदराम बासोतिया के बड़े पुत्र डॉक्टर विजय बासोतिया व पौत्र आशुतोष बासोतिया से बात की तो क्या कहा उन्होंने। इसमें सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ का बहुत बड़ा श्रेय है। उसको अपने माता पिता भाई बंधुओं से ऐसी बढ़िया प्रेरणा मिली थी कि भगवान का भजन करे, भगवान में आस्था रखे और जितना अपने काम गांव के लिए, माता के लिए, मंदिरों के लिए किया जाए उतना अच्छा है। वो लोग वो पुजारी परिवार से थी, बचपन से बालाजी की बहुत भक्त थी, तो उसने अपने जीवन में यही था। हमसे लोगों से ज़्यादा उसका इसमें धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सप्ताह करवाना उसी का था। उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं जैन माता की सत्संग करूं, लेकिन अब आगे बस वो नहीं रही। तो उसकी याद में उसकी तकलीफ उसको मांगनी हुई थी, तो वो हमारी इच्छा थी भाई उसकी वो पूरी इच्छा पूरी करे। और ये सब सारा श्रेय जो है पूजा पाठ वो सब उसी का देन है। और उसका भी सबसे बड़ा क्या, उनके परिवार में बचपन से लेके वही देखे है। उसके दादा दादी भाई बंधु सब बहुत सात्विक है, बहुत पूजा पाठ करने वाले, और उन्हीं से उसको प्रेरणा मिली हुई थी। मैंने एक चीज देखी कि सारा परिवार संयुक्त रहता है। उन लोगों से क्या कहेंगे, जैसे कि आपकी पूरी फैमिली एक है, लेकिन अभी जो परिवार टूट रहे हैं, आप उन लोगों से क्या कहेंगे? उसमें भी क्या है कि उससे जब हमारी शादी होने के पहले हम लोगों में भी इतना कुछ नहीं था, लेकिन उसके आने के बाद उसका ये रहा कि अपने को पूरा परिवार है, ये सब हमारे ही है। ताऊ हो, चाचा हो, सब के सब ये थे कि ये मेरा ही परिवार है। मोहल्ले में, बास में सभी को देखते थे, उसको ये लगाव रहता था कि अपना परिवार है, अपना घर है। और उसके लिए किसी भी आदमी को कोई तकलीफ हो, उसके शादी ब्याह में भी कोई तकलीफ होती, तो वो देखे भाई इसको है, ये अपने परिवार में है, समाज में है, कुछ कमज़ोर है वो बोलेगा नहीं, तो भी उसकी इच्छा रहती किसी तरह इसको चुपचाप में काम किया जाए ताकि उसको भी अच्छा हो। और काम करके वो कहना नहीं चाहती थी, सबसे बड़ी उसकी ये चीज़ थी। और ये सारे संस्कार उसके माता पिता भाई बंधुओं से आए हुए थे। हमारे आने के बाद हम लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उसको और भी आगे लेके गई। ये संयुक्त परिवार ही नहीं, मैं तो इससे भी आगे बढ़ के कहूँगा कि ये तो सबको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। ये अपने वहाँ तक ही नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि बेटे पोती पड़पोते तक ही नहीं, ये तो मोहल्ले और नवलगढ़ के हर आदमी को अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। और जहाँ तक आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा और सटीक है कि आजकल संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, इन संयुक्त परिवारों के टूटने से आज हमारी ऐसी दिशा आ गई समाज की कि हर आदमी अपने आप को अलग थलग फील करता है। आज जो ये डिप्रेशन, सुसाइड ये सब आ रहे हैं, ये सब क्या आ रहे हैं, संयुक्त परिवार टूटने से आ रहे हैं। आज आदमी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। और जबकि मैंने आपको कहा कि ये तो नवलगढ़ को ही अपना परिवार मानते हैं, इससे आगे अपने मोहल्ले को, अपने कुटुंब के और अपने आप जैसे बता रहे हो परिवार वाले तो है ही,
लेकिन ये तो अपने कुटुंब को भी, जो कहते हैं ना, कुटुंब को संचित करने वाला, कुटुंब को आगे बढ़ाने वाला, ऐसे महापुरुषों में मेरे जीजाश्री हैं। और निश्चित रूप से भगवान इनकी आस्था को, इनको और प्रबल करे, और इस परिवार में जो अध्यात्म हो रहा है, भगवान जी, माता जी की कृपा हो रही है, वो और इन पर बरसे और ये परिवार निरंतर प्रगति करे। और इनकी जो ये आस्था है संयुक्त परिवार की, वो तो मैं ये कहूँगा कि आज की एक आवश्यकता बन गई है। जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी सोशल वाले वो कह रहे हैं, और जितने भी वैज्ञानिक और जितने भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इन सब का कारण है हमारे संयुक्त परिवार का टूटना। और इस पे मैं ये कहूँगा कि ये सारा डिपेंड करता है पेरेंट्स पे, माता पिता पे, दादा दादी पे। तो वो उन्हीं की प्रयास और उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं की शिक्षा से है ये सारा पॉसिबल हो पाता है। और उन्हीं, क्योंकि वो ही सब कवर करते रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हर समय होता है, लेकिन माता पिता उसको इस तरीके से कवर करते हैं कि पता पड़ता नहीं है, और सब एक साथ जुड़े रहते हैं। आपकी माता जी जिनका भी महीनों पहले स्वर्गवास हो गया था, उसमें उन्होंने भागवत गाई थी। आज आपके मम्मी की याद में, आपकी माता जी की याद में सचंडी ये बोला, तो क्या कहें? ये उन्हीं की इच्छा थी, और भगवान की ये इच्छा थी, या हम उनके रहते ये काम न हो पाया, भागवत हो गई उनकी, बड़ी उनको खुशी मिली। और उन्होंने उद्यापन, पूर्णिमा का उद्यापन करवाया, वो उनसे हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट उनकी ये थी सचंडी की, लेकिन कुछ कारणवशों या भगवान विधि का विधान था, ये उनके सामने नहीं हुई। और ये उन्हीं की इच्छा है, और उन्हीं की इच्छा को पूर्ण करते हुए पिताजी पिछले 10 दिन से यहीं हैं। और इसमें तो मैं कहूँगा सभी लोगों का, जो नवलगढ़ वासी है वो भी सब जानते थे कि ये उन्हीं की इच्छा है, और सभी इसी तरीके से लगे हुए हैं। ये सब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का ही आशीर्वाद और उनकी गाइडेंस है। जो कुछ भी पॉसिबल होता है वो सब उन्हीं की गाइडेंस से है। और मेरी मदर जो है वो सब बहुओं को एक साथ रखना, बच्चियों को एक साथ रखना, और फादर है वो भाइयों को रखना, तो उसी ये उन्हीं की गाइडेंस से पॉसिबल हो पाता है। और से उसके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिस को मैं लीड कर रहा हूँ फॉर जयपुर यूनिट। यानी आप सी के बिरला में है? यस। तो एक चीज बताइए, मैंने अभी आप जब कुछ देर पहले आपसे बात की थी, आप जर्मनी रहे हैं, बाहर काफी जगह आपने पढ़ाई की है, जॉब भी की आपने बाहर। इंडिया में और विदेशों में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। कुछ सालों पहले अपन ये मानते थे कि बाहर की जो कंट्रीज हैं, जो यूरोप है, जो यूएस है, उसको अपन डेवलप्ड कंट्रीज मानते थे, और इंडिया को अपन डेवलपिंग बोलते थे। इंडिया अब एक ऐसे लेवल पे आ गया है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। इंडिया में बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है। इंडिया में ऐसी ऐसी जगह, टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़, जैसे कि अपने राजस्थान में ही अलग अलग गाँवों में और अलग अलग विलेजेस में फैक्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन लग रही है, प्रोडक्शन लग रहा है। और जब भी हम जो उनके फैक्ट्री ओनर है, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनसे बात करते हैं, तो वन ऑफ द कॉमन थिंग वो ये बोलते हैं कि किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी जगह के विकास के लिए वहाँ फैक्ट्रीज बहुत एसेंशियल है। उससे जॉब्स क्रिएट होती है, जॉब क्रिएट होती है तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है एजुकेशन पे। तो आज उन्हीं जगह से, उन्हीं गांव से जो बच्चे पढ़ के बाहर जा रहे हैं, उनके लिए स्कोप डेवलप होता है कि वो उसी जगह पढ़े और फिर अपना करियर भी उसी सिटी में, उसी विलेज में बनाने का टारगेट करें। जैसे आप इस समय नवलगढ़ में बात कर रहे हैं, आपका घर अगर देखा जाए तो करीब 600-700 गज में या 1000 गज से ऊपर है। सर, अब जब आप जर्मनी रहे तब वहाँ की पोजीशंस क्या थी? 2015 में मैं जर्मनी में था, एंड मैं जिस रूम में था, इट वाज अ वेरी वेरी स्मॉल रूम। वहाँ पे लग्जरी ये थी कि आपका एक रूम है और अगर आपका पर्सनल बाथरूम है, that used to be the luxury for you. And वो एक 10 बाय 10 या 15 बाय 10 का एक रूम था, उसके साथ एक वॉशरूम था जो कि
एज गुड एज जैसा अपने एयरप्लेन्स में, अपने एरोप्लेन्स में जो छोटे छोटे बाथरूम्स होते हैं उसके जैसा था। तो इनिशियली मुझे वहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट 7 to 10 डेज में मुझ में वो एक्सेप्टेंस आ गई। एंड बट कुछ महीने, और जब मैं मेरा कोर्स पूरा करके और वहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज थी उसको पूरा करके जब वापस यहाँ आया, तो मेरे ग्रैंडफादर का ये मानना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो विलेज तब आएंगी और वो अपने ग्रास रूट लेवल को पहचानना तब प्रिफर करेंगी जब उनके लिए उनकी एजुकेशन के बराबर फैसिलिटीज़ हो। तो वन ऑफ द रीज़न उन्होंने ये घर बनाया, एंड दैट वाज आल्सो ड्यूरिंग दोज ईयर्स। तो उनका ये मानना था कि जब हम यहाँ नवलगढ़ आए तो हम होटल में ना रुक के और अपने घर में रुकें। सो उन्होंने यहाँ पे गार्डन बनाया है, एक घर बनाया है। तो अगर देखा जाए देन मेरे यूरोपियन डेज में इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो कलीग्स थे, और हमारे जो चेंज मैनेजमेंट सेशंस होते थे उसमें हमसे टारगेट पूछा जाता था कि आपका टारगेट क्या है, चीज़ क्या है। तो मेरे जो वहाँ के कुछ यूरोपियन कलीग्स थे, तो और इनफैक्ट जो मिक्स था स्टूडेंट्स का वो ये था कि 30-40% लोग चाइनीज़ थे, 20-30% लोग जापानीज़ थे, 10-15% लोग जर्मन्स भी थे और यूएस से भी आए हुए थे। एक फ्रैक्शन ऑफ पीपल ने कहा था कि हम जब 55 ईयर्स के या 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो हम इतनी सेविंग्स कोलेट करके एक रैंच बनाना चाहते हैं। और जो उन्होंने साइज़ दिया था वो ये दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने नवलगढ़ का सोचें या अपने जयपुर का सोचें या इंडियन शहर का देखें, सो 200 गज, 300 गज, 400 गज में वो फार्म्स, छोटे छोटे फार्म्स बनाना चाहते थे, वहाँ पे वो करना चाहते थे। तो इतनी जगह में तो अपने घर होते हैं जहाँ मतलब कि यस, इस कोने में हो तो उस कोने में लेटरिन बाथरूम होते हैं, तो पूरा एक घर होता है मतलब 500 गज में। तो बिल्कुल। और जब वो मेरी शादी में यहाँ पे आए तो जब यहाँ पे मेरी कुछ सेरेमनीज चल रही थी एंड दे वर रोमिंग अराउंड इन नवलगढ़, और तो आके उन्होंने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं घर है, लोगों के यहाँ घर हैं जो यहाँ पे पिछले 50 साल, 60 साल, इनफैक्ट कुछ फैमिलीज हैं जो यहाँ पे 100 साल से रह रही हैं, उनकी 3rd जनरेशन 4th जनरेशन भी यहाँ पे बिजनेस कर रही है, काम कर रही है, कुछ कर रही है। तो दे वर वेरी अमेज्ड टू सी दैट। उन्होंने कहा कि दे सेड दैट आशुतोष, दिस इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो हमारे ड्रीम है वो ऑलरेडी नवलगढ़ में है, एंड दे फाउंड कि लोगों में इतना सेटिस्फैक्शन है। मैं कुछ छोटे छोटे आपसे एग्जाम्पल शेयर करूँगा जो उन्होंने मुझे बताया। वो लोग सुबह 6 बजे निकल जाते थे और वो लोग देखते थे कि एक जगह एक कोई 55-60 ईयर्स का आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और वो घंटों तक पढ़ रहा है, उसके साइड में रेडियो चल रहा है। जो यहाँ पे अपनी कचौड़ियों की शॉप है, समोसे की शॉप है, जो कि इतनी फेमस है नवलगढ़ में, जो पर्सन इतना सेटिस्फाइड है कि वो 6 या 7 बजे उस शॉप को बंद कर देता है। अनलाइक सिटीज़ लाइक दिल्ली, सिटीज़ लाइक बैंगलोर, जहाँ पे डिमांड वर्सेस सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पे ये माना जाता है कि अगर 1000 एक प्रोडक्ट बिक रहा है तो सेटिस्फैक्शन नहीं है लोगों में, लोग उसको बेचे जा रहे हैं। 10 बजे तक भी शॉप ओपन है, 10:30 तक भी ओपन है, ज़रूरत पड़ने पे 12:30 भी ओपन है। और दिवाली के टाइम पे लोग काम करके और वापस अपने शॉप पे चले जाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि वो सीज़न का टाइम है। अनलाइक हियर, यहाँ पे तो अगर आपको ये सब कुछ खाना है तो 1-2 बार मैं मेरी वाइफ, मेरे बच्चे आए थे तो हम वो शॉपकीपर से बोले तो उन्होंने बोला कि बॉस, आपको अगर खाना है तो आप 4-5 बजे तक आ जाइए, उसके बाद मैं तो सब कुछ बंद करके घर चला जाता हूँ। 7-8 बजे तक सब यहाँ पे सो जाते हैं, माहौल दूसरा हो जाता है और एक बहुत कूल और एक बहुत सैचुरेटेड एनवायरनमेंट हो जाता है शाम को 7 बजे। अच्छा, एक बात बताइए, आप बाहर भी रहे, अपने अपने जितने फ्रेंड्स हैं जो भी वहाँ के बने हैं उनकी फैमिली भी देखी होगी। जो आपकी फैमिली है, आपके ग्रैंडपा, आपके डैड, आपके अंकल्स, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स, छोटे छोटे बच्चे, यानी आपके दादाजी परदादाजी बन चुके हैं, क्या ऐसी फैमिलियां वहाँ अभी हैं? वहाँ है, बट वहाँ मैंने जो डिफरेंस महसूस किया वो ये कि वहाँ इतने कनेक्टेड नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊँगा तो वहाँ पे जो कल्चर है वो स्टेप मॉम, स्टेप डैड, इस तरह का भी कल्चर है। एक सन है, उनके पेरेंट्स ने कई बार 2 शादियाँ भी करी हैं, 3 शादियाँ भी। तो वो कल्चर ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, वहाँ पे उसको ऐसा मान लिया गया है कि ये तो कॉमन है, वो ये चीज़ है। और कंपेयर टू इंडिया, कंपेयर टू जयपुर और इतनी दूर कंपेयर टू नवलगढ़ माने तो जो मैंने मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर में देखा, जो पेरेंट्स में देखा और जो हमने अभी तक सीखा है वो ये है कि एक लाइफ पार्टनर को एक बेटर हाफ कहते हैं। और
पूरी पूरी जिंदगी तक कनेक्टेड रहते हैं, इतना अटैच रहते हैं, ये चीज़ जो है, ये कल्चर और ये एथिक टोटली डिफरेंट है जो इंडिया में है और स्पेशली राजस्थान में है। अच्छा देखिए, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, काफी होंगे, हम्म हम लोग को सुन भी रहे हैं लोग। हम्म बात कर रहा हूँ जो पूरा संयुक्त फैमिली होती है, एक साथ हम लोग रहते हैं। हम्म अब तो केवल ये लगता है कि मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, क्योंकि देखिए अगर गांव में देखें तो अभी तक कुछ है, लेकिन बाहर परिवार टूट रहे हैं। उन लोगों से क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी एक फैमिली देखें तो पूरा, अगर सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो पूरी एक बारात सी बन जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग, यानी बारात में किसी दूसरे को ले जाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अनिल जी, मैं कहना चाहूँगा, अगर टचवुड मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मेरे अंकल्स, चाचा चाची, चाचियाँ, इनकी फैमिलीज और इनकी इमीडिएट फैमिली को जोड़े तो 150 लोग से ज़्यादा हो जाते हैं। तो कैसा लगता है सबके साथ? बड़ा मज़ा आता है। जैसे अभी ये जो सच्चंडी चल रही है, जिस पूजा में अपन है, ये मेरी ग्रैंड मदर की वन ऑफ द लास्ट विशेस थी। उनकी इच्छा थी कि ये पूजा हो। वो ये मानती थी कि उनका ये मानना था, वो बहुत पूजा करती थी, वो बहुत सेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ से, और उनका ये मानना था कि एक घर में पूजा होती है, वो पूजा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे लोग, घर के बच्चे, छोटे बड़े, सब आते हैं। और उनका ये मानना था कि सब आओ, सब बात करो। आज भी हम रात को 1-1, 1:30 बजे, 2-2 बजे तक मैं, पापा, मम्मी, मेरे चाचा चाची और सब लोग, अभी मेरे कजन्स भी आके यहाँ से गए हैं, और इतनी बातें करते, इतनी मस्ती करते हैं। मेरी ग्रैंडमदर का मानना था कि इस प्लेटफॉर्म पे आप मिलो, आप बात करो, आप खेलो, और आप झगड़ा भी करो, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये सब चीज़ें आपको एक दूसरे से जानने का मौका देती हैं, क्लोज लाती हैं, और हर साल या साल में 1 या 2 बार ऐसे इवेंट मैं होते आपको हैं। बता दूं कि आशुतोष के दादाजी हैं, वो सोचते हैं कि मेरे यहाँ कोई गेस्ट आए ना तो उनको बड़ी खुशी होती है। लेकिन ज्यादातर मैं लोगों को जानता हूँ कि अगर उनके यहाँ कोई मेहमान चला जाए ना तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है कि क्यों आया है। और लेकिन इनके ग्रैंडफादर, इनके पिताजी हैं जो डॉक्टर विजय, उनका कहना है कि अगर गेस्ट आया है ना तो भगवान का रूप होता है। और बहुत कम परिवारों में देखने को मिलता है कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो ये सोचते हैं कि हाँ, उसको रखेंगे कहाँ, क्योंकि मकान बड़े छोटे छोटे कर लिए लोगों ने, सारे एक परिवार हो गया। अगर मान लीजिए कि स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है और दोनों पति पत्नी अगर जॉब भी कर रहे हैं तो उनको बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं होता है, या तो आया रखो। ये कल्चर भी पनपने लग गया। मैं खुद जयपुर रहता हूँ, आप भी जयपुर रहते हैं, क्यों, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये आपने बहुत गजब बात करी, और ये मैंने स्पेशली मेरे ग्रैंडफादर में देखी। देखिए, हम एक सर्विस ओरिएंटेड फैमिली से हैं। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मैं एटलीस्ट तो एकदम टोटली इनटू सर्विस एंड कॉर्पोरेट कल्चर में। लेकिन मैंने जो चीज़ नई देखी, जो मैं अहमदाबाद में उनके साथ देखता था और यहाँ मैं जो देखता हूँ, उसमें जो वास्ट डिफरेंस है वो ये है कि अगर कोई घर में आता है, अगर कोई मेरी जनरेशन का या कोई नवलगढ़ में मुझे जानने वाला घर में आता है, तो मेरे ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि तुम अपना नाम मत बताओ, सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे दादाजी कौन है नवलगढ़ में। राइट। तो वो उसको उसके दादाजी से जानते हैं। अगर कोई मेरे अंकल को जानने वाला जो कि नवलगढ़ से या कोई सीकर से बिलोंग करता है या कोई झुंझुनू से बिलोंग करता है, तो मेरे ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम्हारे दादाजी का नाम बताओ, तुम्हारे फादर का नाम बताओ, क्योंकि वो जब यहाँ पे रहते थे, फुटबॉल खेला करते थे, तो वो जब नाम बताता है तो मेरे ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो पीछे उस गली में, उस घर में उनका ये मकान हुआ करता था। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि फैमिली के अंदर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक दूसरे को पहले जानते थे। अब ये होता है कि एक भी परिवार वाला अपने पड़ोसी को भी नहीं जानता है, उस पड़ोस में हो क्या रहा है, किसी को किसी प्रॉब्लम से लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल। एंड और कुछ और चीज़ें मैंने अमेजिंग देखी हैं, और मैं जबकि बहुत कम छुट्टियां निकाल पाता हूं मेरे टाइम से, लेकिन जब भी मैं मेरे ग्रैंडफादर या उनके लोगों के बीच में बैठता हूं, और अब जो बैठ रहा हूं, तो उनमें बातें ये होती है कि पहले हम क्या करते थे, उस टाइम हम क्या खाते थे, और आज भी अच्छा लगता है देखने को कि वो जब छोटे थे तो वहाँ के पेड़े खाते थे, तो वो पेड़े मंगवाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको ट्रीट करके बहुत अच्छा लगता है, उनको पार्टी देके बहुत अच्छा लगता है। अभी 2 दिन बाद ही जो कि नवमी है, जो कि एक मेजर वो है, वहाँ पे करीब वो 500 लोगों की यहाँ पार्टी देना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं,
वो मिलके अपने दुख दर्द शेयर करना चाहते हैं, खुशी शेयर करना चाहते हैं। आशुतोष, एक बात बताइए, दादाजी कर रहे हैं, आपकी जो यंग जनरेशन है उनको आप क्या कहेंगे? हाँ, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है मेरे पास। अपन ऑफन ये फील करते हैं कि हमारी फैमिली कनेक्टेड नहीं है, हमारी मे बी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से वो जनरेशन गैप आ गया है, वो ट्यूनिंग मैच नहीं करती। तो कुछ सालों पहले, 8-10 साल पहले मेरी भी इतनी ट्यूनिंग मैच नहीं करा करती थी। मैं भी पढ़ रहा था, मेरे विजन्स एकदम अलग हैं, आज भी अलग हैं। तो मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे एक बहुत सिंपल सी बात कही थी बैठा के। वो मुझे बहुत लव करती थी। आई एम द एल्डेस्ट सन इन हर फैमिली, एल्डेस्ट ग्रैंडसन इन हर फैमिली। वो बोलती थी कि आशुतोष, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी तुम्हें लगे कि किसी जगह तुम्हारे अपने फादर के साथ या अपने ग्रैंडफादर के साथ डिस्कनेक्ट है, तो कुछ मत करो, बैठ के उनसे बात करो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आती और आपको मेरी ये बात समझ नहीं आती। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। वो इतनी पुराने टाइम की लेडी होके वो सबसे पहले ये बोली कि अपना मसला बता, तेरे को क्या दिक्कत है वो बता। तेरे ग्रैंडफादर इतने स्मार्ट हैं, तेरे फादर इतने स्मार्ट हैं कि तेरे को सोल्यूशन निकाल के दे देंगे। तो इनिशियली मेरे लिए बहुत टफ था, मेरे को 2.5 साल 3 साल लगे। मैं बैठ के उनसे कैंडिडली शेयर करता था। जैसे जैसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई, वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज आते गए। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो हो रहा है या अपनी जनरेशन में अपने साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जो अपने ग्रैंडफादर्स ने या उनकी जनरेशन्स ने पहले कभी देखी ना हो। ये बात सही। कई बच्चों को लगता है कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो इनके साथ नहीं हुई होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके माता पिता हैं तो उन्होंने भी ये चीज़ें झेली होंगी। बिल्कुल झेली हैं। और मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत एजुकेटेड है, वो अभी भी वर्क कर रहे हैं। एंड एज कितनी है उनकी? एज ही इज इनटू हिज लेट 70s, ही इज ऑलमोस्ट 80। यानी 80 साल की उम्र में काम करना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ तो 80 साल की उम्र होते है, मतलब जैसे रिटायर होते हैं लोग कहते हैं कि अब क्या काम करना है। हाँ, एंड आई वुड से कि 80 इयर्स की एज में ही इज होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनी इन गुजरात। एंड फॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विथ वेरी गुड ग्रुप, सीके बिरला ग्रुप, जहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स मिलती हैं। अनिल जी, अच्छी बात यह है कि जो उस ट्रेनिंग में सिखाते हैं और जो मेरे ग्रैंडफादर बताते हैं, काफ़ी बातें मैच करती हैं। वो जो मैनेजमेंट लेसन्स हैं, वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, वो जो पर्सनल मैनेजमेंट, खुद का मैनेजमेंट, खुद के इमोशंस मैनेजमेंट, खुद का टीम मैनेजमेंट, वो इतना मैच करता है कि और मज़ा आता है फिर बात करने में। चलिए, अभी तो टाइम काफ़ी हो गया, लोग को भी लगेगा कि हाँ हम लोग काफ़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे इन चीज़ों को लेकर भी कभी बात करूंगा। डेफिनेटली। Thank you. थैंक यू सो मच।